ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं सारे मेहमानों से। सारे मेहमानों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। और हरिहर जी, सवाल आपसे है कि सारा मुद्दा देखते हैं कि घूम फिर के टैक्स पे आ जाता है, चाहे आम आदमी की टैक्स की समस्या हो, बिजनेसमैन की टैक्स की समस्या हो, कंसल्टेंट की टैक्स की समस्या हो, टैक्स से जुड़ा हुआ। क्या गवर्नमेंट या वित्त मंत्री केवल अपना राजकोषीय घाटा और बैलेंस शीट देखने में समय निकाल देते हैं? इसको क्यों नहीं देखते हैं जो रूट काउज है उसको देख के ठीक किया जाए? टैक्स एक इनकम ही है गवर्नमेंट का। टैक्स इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, मेजर सोर्स ऑफ इनकम। डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, दोनों एक ही सोर्स है। गवर्नमेंट को इस बजट में वित्त मंत्री को पॉलिसी डिसीजन जो भी लेने हैं, टैक्स हंगर जो कहते हैं ना, पॉलिसी डिसीजन, वो पॉलिसी डिसीजन सोच समझ के लेने चाहिए। टैक्स हंगर पॉलिसी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। कुछ इंडिविजुअल टैक्सेशंस हो जाना चाहिए, कम होना, लीवे देना चाहिए, लिवरेज 1 लाख रुपया तक बढ़ा देना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ लीवे देना चाहिए गवर्नमेंट को। ऑल दिस टैक्स रिफॉर्म्स में बेसिक मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट अपना पॉलिसी हंग्री बेस्ड टैक्स सिस्टम्स नहीं करना चाहिए। पॉलिसीज ऐसा लाए जिसमें टैक्स इम्पोर्टेंट हो, वो नहीं होना चाहिए। वो बहुत इम्पोर्टेंट ना ओवरहेड्स बहुत भारी होते हैं। आज अगर टैक्सेशन थोड़ा हमको बेनिफिट मिलता है तो हमारे ओवरहेड्स हम राइट चैनलाइज उसको कर सकते हैं। दूसरा, जब स्किल्ड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एक तो पॉलिसी में कहीं ना कहीं हमको टेक्नोलॉजी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को थोड़ा ऐसा कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस लोगों के लिए शुरू करना चाहिए जहाँ पे ट्रेनिंग हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल डेवलपमेंट हो, तो हमारे ओवरहेड्स कम होंगे, तो हम ज़्यादा लेबर कंज्यूम कर सकते हैं, हम ज़्यादा बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, इंडिया को बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमी की ड्राइविंग कर सकते हैं। तो ये सब एक्चुअली रिलेटेड है, सब को रिलेटेड है। आज की तारीख पे आप देखेंगे ना, एक आदमी अपना कार लोन का जो इंटरेस्ट पोर्शन है और उसका एजुकेशनल लोन ऑफ चिल्ड्रन जो है कंपेयर करोगे तो एजुकेशनल लोन का इंटरेस्ट कॉस्ट इज हायर देन कार लोन इंटरेस्ट कॉस्ट। अब डिजिटल इंडिया, एजुकेशन, हम लोग क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट सब करेंगे। कॉस्ट ऑफ दैट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। अगर किसी को भी कोई आज हायर एजुकेशन करने जाता है, जो एजुकेशनल लोन लेता है, उसमें एक राइडर है, पेरेंट्स इसका गारंटर है, और उसका कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई। कॉस्ट ऑफ द लोन इज हाई, इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई। वो अगर कहीं रिड्यूस होए तो एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन लाइक एक बर्डन कम हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इस केस में गवर्नमेंट कुछ ऐसा चीज़ें लाए, पॉलिसीज, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट बॉडी जो उस लोन को कुछ एक काइंड ऑफ गारंटी बनाए, इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स गारंटी, पेरेंट का गारंटी लेके ये कुछ गवर्नमेंट ही कुछ ऐसा पॉलिसीज लाए जो गवर्नमेंट इटसेल्फ, हाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, CGM है, यस, उसी टाइप का, यस, ये चीज होना चाहिए जो एजुकेशन में लोगों का इम्प्रूवाइज हो जाएगा, बिकॉज़ अ नॉर्मल मैन इज नॉट एबल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। रश्मि जी, एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए सब्सिडी की। आप बार बार सब्सिडी हटाने की बात हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हर 2-3 महीने के बाद चुनाव आ जा रहे हैं। अभी भी कई स्टेट में आपको चुनाव में जाने हैं, यूपी है, गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, सब जगह। तो आप कैसे कर पाएंगे इसको? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़ के आप बजट बनाते हैं, बजट में प्लान करते हैं चुनाव जीतने के लिए, तो आपकी अर्थव्यवस्था तो इसी हाल में चलेगी। नहीं, देखिए, ये तो है कि एक मतलब बहुत बड़ा ये एक ऐसे वर्ग से भी संबंध रखता है जहाँ सब्सिडी की बात होती है, ऐसे वर्ग से संबंध रखता है, विशेषकर किसान की अगर हम बात करें, जिनके लिए कहीं ना कहीं वो पूरा जो है सब्सिडी, अगर हम उसको एक अलग उनके वातावरण से अगर देखें तो लगता है कि नहीं, इतने करोड़ का क्यों हम सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप देखें कि किसान को मूल्य क्या मिल रहा है उनके पैदावार की, तो अगर उसको बैलेंस करके आप देखते हैं तब लगता है कि नहीं, जिस वर्ग को मतलब मिलना चाहिए एक बेनिफिट, तो उसमें यदि आप उसको विड्रॉ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वह जो किसान वर्ग है तो वो अपने एक मतलब एक इस तरह के एनवायरनमेंट में, जो वातावरण में वो आ जाएगा जहाँ पे उसके लिए आज की तारीख में भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसका नहीं हो पाता है अपने पैदावार से। तो वो खाद्य का अगर आप सब्सिडी लें, फर्टिलाइज़र सब्सिडी लें, तो इसलिए ये मतलब मैं मानती हूँ कि इस पे जो भी निर्णय हम करें तो इसमें सिर्फ एक पॉपुलिस्ट मेजर
की बात ये नहीं है जो कि लोगों को लगता है कि सब्सिडी इसलिए दिया जाता है कि पॉपुलेस मेजर है। मेरा यह मानना है कि उसकी टोटल इकोनॉमी में हर चीज़ के प्राइसिंग का कैलकुलेशन करते हुए उस वर्क पे उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है उसको देखने की ज़रूरत है। तो ये सिर्फ एक इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, तो ये पूरे एक इकोनॉमी का मुद्दा है जिसमें कि एक बहुत ज़्यादा अभी डिस्कोर्स की ज़रूरत है और तब उस पर कोई फैसला पूरी तरह से सार्थक जो है वो साबित हो सके। रश्मि जी ठीक कह रही है, क्योंकि देखिए किसानों के नज़रिए से अगर सब्सिडी का इश्यूज हम लोग देखें तो अभी भी कंट्री में जो फार्मर्स की सुसाइड के इश्यूज है वो लगभग हर स्टेट में आज भी उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो कोई बेहतर हो नहीं पाई है। अगर आप वो भी सब्सिडी की भी थोड़ी बहुत जो मदद जा रही है वो भी अगर विड्रॉ करते हैं एकाएक तो सिचुएशन बिगड़ जाएगी। आपकी फार्मिंग जो सेक्टर है वो शायद हैम्पर करेगा उससे। तो गवर्नमेंट जो लैंड एक्विजिशन वाला जो मामला है ये भी कहीं ना कहीं किसानों को ये किया। और अभी क्या है कि आप किसान की कैलकुलेशन करें, हम लोग फिक्की में हम लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं मॉडल विलेजेस का, और हम जाके विलेजेस में जब कैलकुलेशन करते हैं तो एक बीघे में उसके साल की 5-7 हज़ार 10 हज़ार भी कमाई नहीं होती है जिसमें उसकी पूरी फैमिली लगी हुई है। तो ये सब्सिडी के बाद तो फार्मर्स का तो आज के दिन कई बार हम सोचते हैं कि एग्रीकल्चर चल कैसे रहा है, कोई भी ये लाइफ चूज क्यों कर रहा है। तो जो लैंड एक्विजिशन है, देखिए एक तो आपको कंट्री में एक सर्टेन फूड सिक्योरिटी तो चाहिए ही, पर आप लैंड एक्वायर करेंगे तो ये बात है कि उपजाऊ लैंड, जो बढ़िया उपजाऊ लैंड है वो नहीं एक्वायर करनी चाहिए, उसको एग्रीकल्चर के लिए कर देना चाहिए। पर हमारी जो यील्ड है हर इंडिया की हर क्रॉप में जो यील्ड है, एवरेज यील्ड वर्ल्ड यील्ड से हाफ क्वार्टर इस तरह से है। तो जो जमीन अंडर कल्टीवेशन है उसमें उपज बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। अगर आप वहाँ उपज बढ़ा देंगे और पॉपुलेशन अभी ग्रो कर रही है पर पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि अगले 20-30 साल में स्टेबल हो जाएगी, तो उतना फूड तो आपको ग्रो करना। आज भी मैलनरिशमेंट है, कैलोरी अवेलेबिलिटी जो इंडिया में है वो कम है इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट वर्ल्ड के हिसाब से। तो लैंड एक्विजिशन आपको करनी पड़ेगी, पर एक इट हैज टू बी फेयर। दूसरा, आप जिन लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हैं उनके लिए दे हैव टू बी इन्वॉल्व्ड इन द ग्रोथ स्टोरी। उनको आप एजुकेशन दीजिए। वो पैसा आप सारा का सारा उठा के दे देंगे तो जिस तरह के कांड हो रहे हैं दिल्ली में वो और होंगे। मैं तो नोएडा में हमारी इंडस्ट्री है, इस तरह की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं एक चीज़ इसमें बताऊंगा सब्सिडी के ऊपर, किसानों को एक्चुअली सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों को भी चाहिए। कुछ स्टेट में है फ्री पावर, किसानों को पावर रात को 4 घंटा मिलता है, दिन में पावर ही नहीं मिलता है, तो क्या करेगा फ्री पावर लेके? किसान पैसा देने को तैयार है, फार्मर पैसा देने को तैयार है, तुम उसको दिन में 8 घंटा पावर दो। नहीं, लेकिन आप दे इंफ्रास्ट्रक्चर कर दे, उसके बाद आप विड्रॉ करते हैं। Yes, पहले हाँ, ट्रांजिशन फेज वाली बात जो है वो ट्रांजिशन फेज कुछ स्टेट में बहुत सारे चीजें में देखा है, यहाँ पावर फ्री में देंगे। उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो जो गवर्नमेंट्स का होता है, इलेक्शन पार्टियों का, उसमें लिखा हुआ है पावर फ्री, ये फ्री। इस बार तो पानी बिजली पे मुद्दे पे ही सब हो गया फ्री, लेकिन पावर ही नहीं मिल रहा। पावर जहाँ मिल ही नहीं रहा है तो किसान खेती क्या करेगा? रात को 12 बजे तो पावर आता है, किसान खेती करेगा। आप दिन में पावर फ्री दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है फॉर फूड ग्रेन्स, वो अगर बराबर गवर्नमेंट कैलकुलेशन करके ठीक से इनको दे तो उनको भी सब्सिडी की जरूरत नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे होना चाहिए। दूसरी बात, हमारा फूड ग्रेन का वेस्टेज बहुत होता है। हाँ, बिकॉज़ स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट का, जहाँ से प्रॉपरली स्टोरेज करे, वेजिटेबल्स है वो एवरीथिंग। जिन लोगों के पास आजकल ना वो दाल खा पा रहे हैं ना वो सब्जी खा पा रहे हैं, और ये चीजें हो सकती हैं, उसमें हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है जिससे कि इस कंट्री की पॉपुलेशन जो हमेशा से खाते आए हैं ग्रीन वेजिटेबल्स और दाल, वो भी आज उनको नसीब नहीं हो लेकिन रही। एक पहलू को एक रूप में देखना इसलिए बड़ा डेंजरस होता है। मेरा मानना है कि जब भी हम या समाधान या जब हम उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें तो उसको जब तक कि हम उसके सभी पहलू को नहीं देखेंगे तो शायद उसका जो न्याय नहीं हो पाता है जब उसके समाधान पे जाते हैं। तो आपकी बात से हम सहमत है कि किसानों को वो चाहिए
कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छे टीचर्स भी चाहिए, वो समय पे आने भी चाहिए, अच्छा खाना भी चाहिए मिड डे मील में, वो सब चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सिर्फ पॉलिसी नहीं, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, तो वही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन रश्मि जी, इस देश की विडंबना ये है कि यहाँ न्यूक्लियर पॉलिसी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है, यहाँ एजुकेशन पॉलिसी अभी तक बनी नहीं है ठीक से। नहीं है तो ऐसा नहीं है, लेकिन उस पर रोज काम हो रहा है। अभी भी आप गवर्नमेंट से पूछेंगे तो कहेंगे कि आप हम लोग आ रहे हैं कि नई पॉलिसी लेके। काम तो होगा क्योंकि ये सब इवॉल्व भी करते हैं, डायनेमिक भी होते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से उसमें जो है वो संशोधन की और एक सुधार की आवश्यकता तो हमेशा रहती है। तो उसको जो है डायनेमिक रहना एक तरह से अच्छा है, लेकिन चैलेंज कहाँ है? चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन। इस इम्प्लीमेंटेशन को हम कैसे फिक्स करें, उस व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें, उसके जो डिलीवरी चैनल्स हैं, उसके जो लीकेजेस हैं, आपने भी लीकेज की बात कही, आपने ये बात कही, तो जो लीकेजेस हैं वो पीडीएस सिस्टम है, वो हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब हम ले करके जाते हैं एक राशन के शॉप पे तो उसके बीच में क्या लीकेज हो रहा है, वही स्वच्छता सफाई में भी हम देखते हैं कि नहीं ढलाऊ बने हैं लेकिन वहाँ से और पूरा भरा हुआ है, लेकिन जो ट्रक जिसको ले करके जाना है और जाकर के कूड़ा जहाँ फेंकना है, तो ट्रक्स को जितने दिन भर में जितनी दूरी तय करनी है क्या उतने ट्रिप्स वो ट्रक तय कर रहा है, तो वहाँ पे क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ वो कोल्यूजन में काम कर रहा है। तो ये सब चीजें बड़ी बारीकी से एक चीज को वेस्ट को लेके टॉयलेट भी नहीं बन रहे ठीक से। वही प्रीति जी, एक सवाल वही है कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट के कई कामों से जुड़ा हुआ है, कई स्वच्छता मिशन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें उसकी क्या डिमांड होनी चाहिए, उसको किस किस तरह से आप एक कोऑर्डिनेट करके गवर्नमेंट के कार्यक्रम के साथ चले, वहाँ पे कहाँ लीकेज है? मेरे हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूशन आता है, जहाँ पे लोकल जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होती है, उनको बहुत क्लोजली काम करना चाहिए। जैसे छोटे छोटे गांव है, अब हम जब टॉयलेट स्वच्छ भारत मिशन को लेके काम करने निकले तब हमने एक गांव की लिस्ट मांगी कि कहाँ पे टॉयलेट बने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की भी एक स्कीम है जहाँ वो 10,000 रुपये में टॉयलेट बना रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं, 5,000 का थोड़ा सा एक शेड बना देते हैं, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, बाकी का 5,000 वो गवर्नमेंट से ले लेते, बोलते टॉयलेट बन गया। अब वो टॉयलेट के लिए नहीं यूज होता है, वहाँ पे बर्तन रखे जाते हैं, आदमी सोते रहता है, वहाँ पे कूड़ा डालते हैं, स्टोरेज बन गया। उनको आदत है खेत में जाके शौच करने की। तो वहाँ पे ना ये एग्जीक्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज देखे कि किस घर में टॉयलेट नहीं है, और हमको ऐसे हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो है जो टॉयलेट्स बनाना चाहते हैं हमारे कॉस्ट पे, गवर्नमेंट को इतना ही करना है कि हमको सही इंफॉर्मेशन दे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2015 में टॉयलेट बना रही हूँ, मुझे 2009 का लिस्ट नहीं दे जहाँ पे पता नहीं टॉयलेट बने नहीं बने, घर है, आदमी जिंदा है या मर गया वो भी नहीं पता है, हमको लिस्ट दी जाती है। अब हमारा आदमी जाके सर्वे करता है इसमें। अब 10,000 में जब गवर्नमेंट टॉयलेट बना रही है, 15,000-15,500 में हम बना रहे हैं, तो थोड़ा तो वो जो 5,000 का गैप है हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप करके वो हो जाता है। प्लस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंस काम आती है, क्योंकि जैसे हम बल्क में सपोज आप एक 90 घर का आप एक गांव पकड़ लीजिए, आपको पता है आपको 90 टॉयलेट बनाने घर घर में, आप एक लॉट में सीमेंट खरीद लीजिए, ईंट खरीद लीजिए, आप वहाँ पे जो गांव के लोग हैं, लेबरर्स हैं, उनको ही लेबर दे दीजिए, उनको महीने दिन का 500-1000 रुपया जो वो कमाते हैं बाहर जाके, उनको ही आप काम पे लगा दीजिए, वही 5 लोग अपने घर का टॉयलेट बना देंगे। हम एक दिन में 8 टॉयलेट बनाते हैं, 8 टॉयलेट बनाते हैं हम। लेबरर की बहुत प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे। आई थिंक लोकल अथॉरिटीज़ थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे ना, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जैसे कलेक्टर है, डीडीओज है, डीडीएज है, जो भी उनके जो काम कार्यकर्ता लोग हैं, हमारे जैसे लोगों के साथ थोड़ा मिल के काम करेंगे ना, ये बहुत अच्छा होगा और फटाफट सारे स्टेट सैनिटाइज हो जाएंगे। और आई एम श्योर इंडिया में हमारी जैसी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो सफाई भी, खेत भी कितने गंदे हो रहे हैं, सारे के सारे नेचुरल फर्टिलाइजर सपोज। वैसे तो बहुत इको फ्रेंडली सिस्टम था हमारा। तो हरिहर जी, अगर हम आप थोड़ा सम अप करते हैं हम लोग इस प्रोग्राम को, हम ये पूछें कि अगर 5 चीज़ें अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो उस बजट के लिए सरकार को, क्या सजेस्ट करेंगे आप एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए बिजनेसमैन, एज ए अच्छी इकोनॉमी के लिए? पहली बात तो पॉलिसीज, फर्म पॉलिसीज, पॉलिसीज ऐसा होना चाहिए जो इजीली समझ में आए, कंफ्यूज्ड पॉलिसीज नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फ्री फ्लो ऑफ फंड्स के लिए गवर्नमेंट हैज़ टू गिव अस सिंगल विंडो प्रोग्राम,
इन्वेस्टमेंट बिजनेस में सिंगल विंडो प्रोग्राम होना चाहिए फॉर क्लियरिंग प्रोजेक्ट्स। एफडीआई अलाउड होना चाहिए इन लॉट ऑफ सेक्टर्स, एफडीआई होना चाहिए लॉट ऑफ सेक्टर्स। जिसमें हम कर रहे हैं उसमें भी लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। फिर हमारा एक प्रॉब्लम ये है ना, पॉलिसीज क्लियर नहीं समझ में आती। प्रोजेक्ट आपने देखे आज तक के सक्सेस हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंकिंग रेगुलेशंस आ जाती है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रेगुलेशंस आ जाती है, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, तो नॉट एवरी प्रोजेक्ट गोज टू इट्स सक्सेसफुल एंड। मैं ये बोलना चाहती हूँ। क्या इस बजट देखिए, सारी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उन सब में एक मेजर जो प्रॉब्लम फेस करता है, चाहे गवर्नमेंटल हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज हों, एक सिस्टम में जाकर के सारा फंस जाता है। आपको सिस्टम क्लीन अप करने के लिए जो पॉलिसीज की जरूरत है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जेटली जी के सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपने सिस्टम को, ये अभी अर्चना जी कह रही थी कि औरंगजेब के दरबार में एक फ्रेंच बिजनेसमैन आया तो उसको बिजनेस शुरू करना था, उसको किसको किसको कितना कितना पैसा देना पड़ा, ये उन्होंने अपने वहां जाकर के बताया। तो हमारे यहाँ पिछले 60 साल से यही सब चल रहा है। अब उसको एकाएक बदलना है मोदी सरकार को, तो उस चीज को बदलने के लिए आपको फर्म पॉलिसीज अनाउंस करनी पड़ेंगी, उनको स्ट्रिक्टली लागू करना पड़ेगा और एक सिस्टम ठीक देना पड़ेगा जिसमें कि आदमी आराम से चल सके। तो ये एक चैलेंज है और ये बजट मुझे लग रहा है कि क्योंकि 3-4 चीज़ों में रिफॉर्म्स के उस पे पार्ट पे आ रहा है, ब्लैक मनी के इशू पे पॉलिसीज अनाउंसमेंट की बात हो रही है, टैक्स को रिवैम्प करने की बात चल रही है, इसमें आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे कदम जो हैं वो उसी दिशा में है। लेकिन जैसे कि रश्मि जी कह रही थी कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सिस्टम उसको इम्प्लीमेंट करने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है। मुझे लगता है कि चूंकि मोदी जी के पास एक टीम है और एक विजन है, 2 चीज़ें हैं उनके पास, इसलिए उन्होंने अब तक जो कुछ भी प्रोजेक्ट लिए, जो कुछ भी टारगेट्स लिए वो अचीव किए। तो उनके पास आज के वक्त के हिसाब से जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए उस तरह की टीम है, उस तरह के एडवाइज़र हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगले इस बजट के बाद कुछ जो चैलेंजेस हैं उनमें शायद ब्रेक थ्रू हो। मैं ब्लैक मनी के ऊपर थोड़ा बोलूँगा। हाँ, ब्लैक मनी के ऊपर गवर्नमेंट रेगुलेशन लाएगा, लेकिन ब्लैक मनी के ऊपर हमारे जो 125 करोड़ भारतीय हैं और जिनमें से 1.25 लाख लोग जिनके पास करोड़ों रुपया है, उनको भी अपने मंद बुद्धि हटाना पड़ेगा कि हम ब्लैक में मनी नहीं ले। इसके लिए ब्लैक मनी हम भी जमा ना करें बाहर भेजने के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। हमारा सेल्फ कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, हमारे अंदर हमारा अंतरात्मा से भी हमको सोचना चाहिए कि हम काला बाजार, काला धन नहीं रखें। इस पे मैं ये मानता हूँ कि मैं भी इस सिस्टम का पार्ट हूँ। मुझे पता है कि कोई भी आदमी ईमानदारी से देखिए, कोई भी आदमी चोरी नहीं करना चाहता, कोई भी आदमी ब्लैक मनी भी नहीं रखना चाहता, लेकिन एक लस्ट है, एक इच्छा है कि मैं वेल टू डू हूँ, मैं प्रॉस्पर करूँ। तो आपके पास अगर उसके लिए स्पेस है, वो करने के लिए ईमानदारी से आप आगे बढ़ सकते हैं, तो कोई भी चोरी नहीं करेगा। लेकिन जब आप ईमानदारी से बढ़ने नहीं देंगे तो आदमी तो चोरी करता है, ढूंढेगा। तो सिस्टम एक प्रॉब्लम है, सिस्टम ही क्लियर होना चाहिए। हाँ, सिस्टम ये हर्डल्स क्रिएट करता है, इस वजह से लोग दूसरे रास्ते खोजते हैं। मैं यहाँ कुछ खास कहना चाहूंगी महिलाओं के लिए, जो हम देखना चाहेंगे इस बजट में। 1-2 इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट को एड्रेस करने चाहिए जेंडर इक्विटी और बढ़ाने के लिए। आज के दिन महिलाओं के पास इंडिया में 2 या 3% सिर्फ लैंड वो ओन करती है, जबकि 50% पॉपुलेशन होने से 50% उनको लैंड एसेट ओन करना चाहिए। इसके लिए मोदी जी ने गुजरात में स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस हटा दिए थे, जो भी प्रॉपर्टी विमेन के नाम पे रजिस्टर हो। मैं गवर्नमेंट से ये, हम फिक्की में इसको ले रहे हैं, फिक्की लेडीज विंग में, कि सारे स्टेट्स में ये होना चाहिए, क्योंकि मैंने डेटा देखा गुजरात का, तो अब अबाउट 20% रजिस्ट्रेशन पिछले 3-4 साल से विमेन के नाम पे हो रही है। नहीं, लेकिन 50% स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन तो मुझे लगता है लगभग हर स्टेट हाँ, पर ऑब्वियसली इट्स नॉट इनफ। आपको जब आप ये पूरा हमेशा परमानेंटली ना रखें, जब तक 30% आपकी
प्रॉपर्टी लैंड एसेट्स वुमेन के नाम के पर हो जाए फिर हटा दीजिए, फिर क्या बात है। पर एक इक्विटी लाने के लिए, क्योंकि सिर्फ ओनरशिप की बात नहीं है, उससे आपकी लोन बेयरिंग कैपेसिटी, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, आपकी जो ट्रीटमेंट होती है, आपकी कई चीजें उस लैंड ओनरशिप से अफेक्ट होती है। एक मैं मेक इन इंडिया के तहत विमेन्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री ओनरशिप एंड विमेन्स पार्टिसिपेशन इन बैंक लोन्स हमने कुछ सर्वेस करवाए हैं फ्लो में, तो उसमें 10%, रश्मि जी भी इन्वॉल्व थी, हमने प्रोजेक्ट किया था, 10% से कम लोन्स वुमेन को देते हैं। तो मैं मेक इन इंडिया के तहत ये करूंगी कि गवर्नमेंट से कि वो विमेन्स इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए, विमेन्स मार्केटिंग, महिला हाट वगैरह बनाए, और उनको कुछ बेनिफिट्स दें, थोड़ा इंटरेस्ट रेट में बेनिफिट दे दें, टैक्स में कुछ बेनिफिट दे दें, या फैसिलिटीज दे दें, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें। एक एम्प्लॉयमेंट की हमने बात नहीं की, तो जैसे एमएसएमईज हैं वो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देती हैं, तो जो विमेन ओन्ड एमएसएमईज हैं, आजकल गवर्नमेंट ने अपने परचेज में एक सर्टेन परसेंटेज वो एमएसएमई से खरीदते हैं। मैं उनसे ये भी कहूँगी कि कुछ 5% या कुछ गवर्नमेंट परचेज का या पीएसयू परचेज का विमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस। ये स्वयं सहायता समूह भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, महिलाओं की जो स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित वस्तुएं। कई बार आप देखिए कि स्कूल में यूनिफॉर्म बन रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म वो कोई और कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है, तो अगर महिलाएं वहीं पे बना करके वो देती हैं, खाना मध्याह्न जो ये मिड डे मील है उसमें, और यूनिफॉर्म है, तो इस तरह से लोकल जो है ना काफी ज्यादा हम लिंक कर सकते हैं। और आप मिडिल मैन भी हटा देंगे, सारा प्रॉफिट सीधे जो काम करने उनके पास जाएगा। और ये बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, हमने स्टडीज भी करे हैं कि जो विमेन के हाथ में पैसा आता है, जैसे हमारे एक रूरल बीपीओ करती है हमारी, तो उसमें उन्होंने स्टडी करवाई, तो जो मेन के हाथ में पैसा जा रहा था 50% वो फैमिली पे खर्चा करते थे, 50% खुद पे खर्चा करते थे, मोटर बाइक ले लिया और इस तरह की चीजें। पर जो विमेन थी वो 90% अपना इनकम अपनी फैमिली पे खर्च करती थी। तो जो विमेन की फैमिलीज थी, तो बच्चे की एजुकेशन बेटर थी, बच्चों की न्यूट्रिशन बेटर थी, यू आर बिल्डिंग अप सोशल कैपिटल। अगर विमेन खर्च कर रही होती है पैसा, तो देश वो इन्वेस्टमेंट में खर्च करती है अपने फैमिली के उत्थान में, उनके एजुकेशन पे, उनकी न्यूट्रिशन पे। तो ये बहुत अच्छा है कि थोड़ा सा जितना इनकम आप वुमेन के हाथ से खर्च करवा सकें उतना बेटर, अच्छा, सही दिशा में, और बिल्डिंग अप सोशल इन्वेस्टमेंट होगा आपका। जो सोशल इन्वेस्टमेंट आप स्कूलों के द्वारा करना चाहते हैं, जो अलग तरीकों से करना चाहते हैं, वो आप पैसा वुमेन के हाथ में दे दीजिए, वो खुद ब खुद सही दिशा में पिछले बजट में महिलाओं के अलग बैंक के अलग ब्रांच बनाने की बात, हाँ, वो हुई थी, खुली भी थी, खुला उसका क्या कुछ लाभ मिला? भारतीय महिला बैंक, देखिए वो अपना काम कर रहे हैं, पर कितना काम कर सकते हैं। हमारी ये एक मांग थी कि हर बैंक, हर ब्रांच में आप एक वुमेन्स डेस्क अलग खोलिए, जिसमें वो जाके काम कर सकते। हमारे जैसे प्रशिक्षित महिलाएं अच्छे कॉलेजेस से कई ऐसे हैं कि बोले मैं लोन लेने गई और उन्होंने कहा कि आप हस्बैंड का साइन लेके आइए इस पे, तब हम लोन देंगे। तो मुझे तो कभी ध्यान नहीं है कि मेरे हस्बैंड को किसी ने कहा हो कि वाइफ का साइन लेके आइए तब हम लोन देंगे। तो इस तरह के जो प्रेजुडिसेस हैं हम सोचते नहीं है, पर जब आप ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो बहुत सारे इस तरह के प्रेजुडिसेस होते हैं। तो ये एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कर देना चाहिए विमेन। महिला बैंकिंग वाले में भी शायद बाद में ये कर दिया गया कि उसमें मेल एम्प्लॉइज भी शायद आ गए हैं। नहीं, मेल एम्प्लॉइज में कुछ नहीं है, हम तो ऐसा मुझे हालांकि वैसा हमें कोई नहीं, आदमियों से तकलीफ नहीं है। वैसा नहीं। चलिए, तमाम आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत में भाग लेने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को हमारे चैनल के माध्यम से वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी देखें और कुछ इनसे कुछ मुद्दों को लें और इशू को लें और बजट में अकोमोडेट करें। यही मेरी सफलता होगी इस प्रोग्राम की। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसमें भाग लेने के लिए। ये थे हमारे सारे मेहमान जो आम बजट की उम्मीदों पर चर्चा कर रहे थे, सरकार की चुनौतियाँ क्या हैं और लोगों की उम्मीद क्या है। आज फिलहाल इतना ही, अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ और किसी और मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त।